नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन के हवाले से। बस आपके लिए केवल लॉन्ग बस की बात करते हैं चैप्टर में कि लॉन्ग बस या ये वाला लॉन्ग वाटर पोल्यूशन सोर्स वाटर नंबर वन फोर है फाइव है और छः है कुछ फोर है वो जब लॉन्ग बस चार नंबर का आता है तो कोई चार आप मेंशन कर दें और अलग अलग ये हेडिंग के सोर्स सारे अलग अलग हैं वो शॉर्ट से बनते हैं पानी बच्चे हो तो चार इसमें हमारे पास एमसीक्यू तो बहुत कम है। शॉर्ट क्वेश्चन है ज़्यादातर। पहला जैसे वाटर पोल्यूशन क्या होती है, फिर लाइफ स्टॉक जो है उसमें क्या होती है और पोल्यूशन कैसे चार्ज करता है, फिर ऑयल स्पिलेज कैसे होती है, कैसे चार्ज करता है, कल्चर जो होते हैं ये कैसे पोल्यूशन काज करते हैं। एनवायरमेंट आपका है ऑयल स्पिलेज में एक एमसीक्यू है कि थर्ड लाइन है the marine organisms are still affected by soluble aromatic fraction of oil, carbon and acid. और तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन अभी करता हूँ तो दूसरा चीज हमारे पास आता है डिटर्जेंट की ना ये सेकंड लास्ट लाइन है टॉक्सिक आयन ऑफ हेवी मेटल्स लेड और heavy metals heavy metal compounds आ जाते हैं। उसके बाद है पेस्टिसाइड। इसके अंदर हमारे पास है पहले पैराग्राफ में आप मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइडली पेस्टिसाइड्स आर पेस्ट तो कहते हैं ना छोटे छोटे जिन जानवर पेस्ट होते हैं साइड होता है किल करना पेस्टिसाइड्स अनवांटेड ऑर्गेनिक हैं तो ग्रास नुकसान देते हैं पेस्टिसाइड। अब इसकी आगे क्लासिफिकेशन है इंसेक्टिसाइड है जो इंसेक्ट्स को किल करने में काम करते हैं। उसके बाद है हर्बिसाइड है हर्ब्स कहते हैं छोटी छोटी अनवांटेड प्लांट तो खत्म करने के लिए हर्बिसाइड। फंजीसाइड जो होते हैं ये फंगस जो प्लांट्स के ऊपर लगते हैं फंजीसाइड्स हमारे एमसीक्यू जो है पॉइंट आउट है। दूसरा आखिरी पैराग्राफ है उसमें हमारे पास इसके इफेक्ट्स के बारे में एट हाई कंसंट्रेशन फैटी केमिकल ये जब हाई कंसंट्रेशन में होते हैं तो देखें काज लॉस और डिजीनेस चक्कर आना टिम्बर एंड ब्लाइंडनेस भी हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन इसलिए कहते हैं कि जो आप लेके आए ना फल वगैरह या वगैरह लेके आए पहले अच्छी तरह धोने और फिर खाएं। तो धोने का मकसद यही होता है कि बिना उसमें अगर उसमें केमिकल वगैरह खाने खाने इस तरह की चीज़ें अगर लगी हो तो वो साफ हो। अगर यही नहीं लो तो वो हेल्थ प्रॉब्लम काज कर सकते। तो एट लोअर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन पे compound become tasteless and odorless also humans develop skin eruptions हमारे जो है वो दाने वगैरह या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारा खराब हो सकता है।
नर्व नहीं चलेंगे तो फिर आपकी बॉडी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि नर्व होते हैं आगे थकावट जाना नाना आप देना गरम गरम एट्स लोअर कंसंट्रेशन व्हेन इंजेस्टेड ओवर मंथ्स और ईयर। अच्छा, अगर थोड़ी कंसंट्रेशन भी आप ले रहे हैं लेकिन कई अरसे से ले रहे हैं, कोई इतने साल हो गए, तो कंपाउंड्स क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, कार्सिनोजन on a long period of time, 3 or 4 years, and of the carcinogen, का कैंसर कैंसर फौरन तो वो तकरीबा एक उसकी वजह ये कॉन्सेप्ट, तो ये एमसीक्यू इसमें आ जाता है आपका। और फिर आगे और नेक्स्ट हमारा लेदर इसके अंदर अच्छे लेदर टाइप को क्रोमियम large quantities of chromium-6 salts. Chromium-6 salts है कि वो बड़ी क्वांटिटी में लेदर की अब देखेंगे आवाज आ रही अब चेक करेंगे बोल रहे हैं तो आवाज देखिए आगे जी। लेदर टेनरीज में बात कर रहे थे कि इसमें हमारे पास जो लेदर टैनिंग की जाती है, लेदर टैनिंग से मुराद लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो ये खाल वगैरह जब यूज़ करनी होती है तो खाल को पहले वो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसमें वो जो खाल जो जानवरों से उतारते हैं ना पहले, फिर उस पर वो टैनिंग करते हैं। टैनिंग का मतलब है वो उस खाल की ना एक अंदर तरफ लेयर होती है वाइट से कलर की और वो फैट वगैरह की, और एक बार तरफ लेयर होती है जिसमें बाल हेयर बाल वो लगे हुए हैं। अब वो क्या करते हैं कि पहले उसकी टैनिंग करते हैं, जी लेयर उतारी जाती है, बाहर से भी लेयर उतारी जाती है, बाल वाली लेयर उतारी जाती है, अंदर एक और लेयर होती है, फिर अंदर वाली साइड से भी एक दो लेयर उतरती है। उसके बाद फिर सेंटर में एक मेन लेयर आती है जिसको हम लेदर के तौर पे यूज़ करना होता है, फिर उसको हम ट्राई करते हैं, ट्राई करके करके सारे। तो ये जो टैनिंग का अमल है ना, इस टैनिंग के अमल में हम यूज़ करते हैं क्रोमियम 6 को। क्रोमियम 6 जो है ना इसके कंपाउंड किया जाता है। अब क्रोमियम 6 जो आपके पास है वो वेरी डेंजरस होता है इसमें। अब जैसे ओवरऑल रिएक्शन ये होता है कि क्रोमियम 6 के साल्ट यूज़ करते हैं, जब वो क्रोमियम 6 का साल्ट इस्तेमाल होता है, टैनिंग का प्रोसेस कर लेता है, ट्रीटमेंट करने के बाद क्रोमियम 6 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ट्राईवेलेंट स्टेट, क्रोमियम 6 ट्राईवेलेंट स्टेट, और वो फॉलोड बाई अल्कलाइन प्रेसिपिटेशन ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाते हैं। और कहते हैं ये जब वेस्ट मटेरियल है इसको बाहर फेंक दिया जाता है पानी में, या जैसे रिवर सिस्टम में डाल दिया जाता है। अब वो चलते चलते आगे आपका सिस्टम जो है ना वो नहरों में या इस तरह से क्या वगैरह में जाके शिफ्ट हो जाता है, तो हो जाता है। अब ये जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्रोमियम जो 6 है ना, और ये आखिरी लाइन में हाईली टॉक्सिक एंड इज नोन टू काज कैंसर, कार्सिनोजेनिक है,
कैंसर क्रिएट करते हैं। एमसीक्यू यहाँ पे याद रखने वाला ये है कि कौन से साल्ट यूज होते हैं, क्रोमियम 6 होते हैं, और वो रिडक्शन होकर किस में जाते हैं, क्रोमियम 3 में जाते हैं, और वो प्रेसिपिटेट होता है क्रोमियम ट्राई हाइड्रोक्साइड की शक्ल में, और ये कार्सिनोजेनिक है क्रोमियम 6। क्रोमियम 3 की नस्बत क्रोमियम 6 ज़्यादा डेंजरस है, कार्सिनोजेनिक। ठीक हो। अब इसमें हम इसके पॉइंट्स जो है वो मुख्तलिफ वो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें भी ये जो फर्स्ट पॉइंट था आपका जी, वाटर पोल्यूशन क्या है। हम कहते हैं जी कि जो आपके पास वाटर है उसके अंदर ऐसे सब्सटेंस, जैसे एयर पोल्यूशन में हमें कहा था कि एयर के अंदर ऐसे केमिकल या सब्सटेंस आ जाए जो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करें, जो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है वो डिस्टर्ब करने, डेंजरस हो, तो उनको हम नाम देते हैं एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेंट्स और प्रोसेस जो एयर पोल्यूशन का। इसी तरह वाटर के अंदर ऐसे केमिकल्स आ जाएं जो वाटर को पोल्यूट कर दें, फिर वाटर को पीने वाले, वाटर को करने वाले, वाटर में रहने वाले जानवर वगैरह, ये सारे उससे डिस्टर्ब हो, इनको कोई ना कोई यानी वो डिजीज काज हो जाए या प्रॉब्लम आए तो उसको हम नाम देते हैं वाटर पोल्यूशन। दूसरा था पॉइंट, फर्स्ट जो सोर्स इसका हमारा बनता है ना वो है जी लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक कहते हैं ना, पेड़ बकरियां जो पालते हैं लोग, रेबर वगैरह रखते होते हैं, मवेशी रखते हैं, उसको लाइफ स्टॉक कहते हैं। तो लाइफ स्टॉक का जो वेस्ट मटेरियल है, जो गोबर वगैरह इनकी होती है, उसको प्रॉपरली डिस्चार्ज उसको होना चाहिए, प्रॉपरली उसके तरीका होना चाहिए उसको कहीं ठिकाने लगाने का। होता ये कि वो क्या करते हैं कि जो लोग होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर मवेशी वगैरह पालते हैं आपके जो गाँव वाली साइड के लोग हैं, या वो इतने ये एजुकेटेड नहीं होते, तो फिर वो उसका ये वो करते हैं कि जो होता है वेस्ट मटेरियल वगैरह उसको, या तो वैसे तो गाँव में मैंने देखा है वो कर लेते हैं, उसकी सुखा के उसके वो बना के ना गोल गोल, उसको पंजाबी में ना थापियाँ कहते हैं, तो वो बना के उसको सुखा के तो उसको फ्यूल के तौर पे यूज़ कर लेते हैं कि उसके अंदर होता है ना ऑर्गेनिक मैटर वगैरह, जो कार्बन होती है, बर्न होती है, वो हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब तो चूँकि गैस सिस्टम आ गया तो ये प्रोसेस काफ़ी ख़त्म हो गया, और इसके अलावा इसको यूज़ किया जा सकता होता है खाद के तौर पर ना, जो प्लांट्स वगैरह उसके अंदर डाल दिए जाए ना। गाँव वगैरह साइड पे तो ऐसा हो सकता है कि जो लाइफ स्टॉक का वेस्ट है उसको आप खेतों में डाल दें, तो ज़मीन की जो इंग्रीडियंट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे होते रहेंगे, आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं किया जाता कि वो उसको खेतों में यूज़ किया जाए वेस्ट और खाद फर्टिलाइजर के तौर पर। तो फिर वो ज़्यादातर यही करते हैं, जो नदी नालों उसमें फेंक देते हैं। अब वो सारा जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो पानी के अंदर हल भी नहीं होता, और पानी के सारे को पोल्यूट कर देता है, तो वहाँ पर रहने वाले जानवर वगैरह को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो इसमें हमारे पास जो आता है जी कि कौन कौन सी है कि वाटर इज पोल्यूटेड एंड काजेज मैनी डिजीज लाइक द ह्यूमन बीइंग्स, फॉर द ह्यूमन बीइंग्स यूजिंग दिस वाटर, लाइफ स्टॉक वेस्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग्स जो यूज़ करें के लिए भी है, और केमिकल एंड बैक्टीरियल कंटेंट्स इन वाटर काज टाइफाइड हेपेटाइटिस, वो केमिकल्स आ जाएंगे या बैक्टीरिया आ जाएंगे, उनकी वजह से वो जो पानी जो यूज़ करेंगे लोग, तो वो फिर जानवर करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। इंसानों में जैसे बीमारियां टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, वो पोल्यूटेड वाटर की वजह से हो सकती। उसका सेकेंड नंबर पे है जी ऑयल स्पिलेज। ऑयल स्पिलेज हम कहते हैं कि जो ऑयल गिर जाता है ना, स्पिल होता है, मतलब ऑयल स्पिलेज का मकसद मतलब ये है कि जैसे आपको पता है ज़्यादातर जो हैवी बड़े बड़े टैंकर्स आते हैं, ये गाड़ियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें जो आती हैं ना, वो अमूमन के लेके आते हैं बहरी जहाज़ों में, शिप्स में। अब शिप्स में ऑयल के टैंक, ऑयल भी इन्हीं के अंदर ही ना, जो हम ये अरब ममालिक के वहाँ से जो ऑयल लेते हैं तो वो भी शिप्स के अंदर डाल के, शिप्स के अंदर ही बड़े बड़े टैंकर होते हैं जिसको लाया जाता है। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता वो ऑयल का टैंकर वहाँ गिर जाए पानी, या जो जहाज है उसका अपना ऑयल लीक हो जाए, क्योंकि तो वो ऑयल भी चल रहा है ना, तो उसके ऑयल टैंकर खुद लीकेज हो जाए, तो ये लीकेज जब चली जाएगी ना पानी के ऊपर, तो वाटर को पोल्यूट करती है। कैसे पोल्यूट करती है कि आपको पता ऑयल पानी में हल नहीं होता ना, ये ऑयल पानी के ऊपर एक लेयर बना देगी,
अब ऊपर, और चूंकि ये ऑयली होता है, रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट होता है, तो फिर होता ही है कि वो जो ऊपर ऑयल की लेयर बनती है ना, वो सनलाइट को भी नीचे पानी के अंदर मूव नहीं करने देगी, ठीक, उसको भी ब्लॉक करेगी। नंबर एक। नंबर दो, ऑक्सीजन का पानी के साथ जो इंटरेक्शन है उसको भी रोक देगी, क्योंकि सरफेस के ऊपर ऑयल खुद बैठा हुआ है, तो ऑयल के अंदर ऑक्सीजन तो आनी नहीं है। और नीचे पानी के साथ आपको पता है पानी में और ऑक्सीजन में एक रिजेंबलेंस, और क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम के जरिए ना एक वो सिस्टम चल रहा होता है, क्योंकि जानवर जो होते हैं, मछलियाँ वगैरह जैसे गर्दों से सांस लेती हैं, तो वो पानी की ऑक्सीजन ही इस्तेमाल करें, पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको इस्तेमाल करें। तो अगर ऑयल की लेयर आ जाएगी तो फिर ये ऑक्सीजन की जो अमाउंट है पानी के अंदर ये भी डिस्टर्ब हो जाएगी। जो सनलाइट है वो नीचे नहीं पहुंचेगी, तो नीचे जो प्लांट्स होंगे उनको लाइट नहीं मिलेगी, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे, तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक हो। और अगर वो प्लांट डिकम्पोज होते हैं, ख़त्म होते हैं, तो फिर उसका दूसरा नुकसान ये होता है कि अब कोई भी चीज़ पानी के अंदर जब डिकम्पोज होगी, प्लांट जानवर वगैरह, तो उसके लिए तो बैक्टीरिया एक्शन शो करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, और बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, ठीक होगा। ऑक्सीजन को यानी और कंज्यूम करते हैं, तो पानी में से ऑक्सीजन और कम हो जाएगी, तो फिर जो मराइन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऑयल स्पिलेज का सबसे बड़ा नुकसान ये दो है। एक, ऑयल की लेयर की वजह से सनलाइट नीचे नहीं पहुंची जो प्लांट्स को अफेक्ट करती है। नंबर दो, ऑक्सीजन की अमाउंट वाटर के ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती, जो जानवरों को सांस लेने में प्रॉब्लम आई, ठीक हो गया। और नंबर थ्री, अगर कोई मर जाता है, डिकम्पोजिशन होगी उसकी, तो उसमें बैक्टीरिया और ऑक्सीजन पानी से खा लेंगे, तो पानी में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, और जो कि ऑयल उसको पूरी भी नहीं करने देगा अपने ऊपर लेयर होने की। तो यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स पर की शक्ल में लिखा हुआ जाल्स विलेज में, तो ऑयल एंड मेनी अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, animals and aquatic life. Also, layer of oil on the water blocks the light, decreasing the amount of photosynthesis and the dissolved oxygen. Oxygen की amount को भी कम करें। अच्छा, इसमें एक एमसीक्यू जो मैंने अभी मार्क भी करवाया था कि मराइन ऑर्गेनिज्म आर सीवियरली इफेक्टेड बाय सॉल्युबल एरोमेटिक फ्रैक्शन ऑफ ऑयल। ये ऑयल जो मौजूद है, तो उसके अंदर से भी, अब उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो भी आगे तो एब्जॉर्ब अगर बॉडी में होते हैं जानवरों की, तो उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, जैसे सॉल्युबल एरोमेटिक फ्रैक्शन है। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, एरोमेटिक होते हैं एलिफेटिक, जैसे आपने मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह पढ़े होंगे, ये सारे एलिफेंट। और एरोमेटिक होता है जिसके अंदर ना बेंजीन एक मालिक्यूल होता है, उससे मिलकर जो स्ट्रक्चर हो, उसको हो, तो उसको हम नाम देते हैं एरोमेटिक। तो जो सॉल्युबल एरोमेटिक फ्रैक्शन है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और वो पानी में, वैसे तो एरोमेटिक नॉन पोलर होते हैं, पानी में हल नहीं होते, लेकिन कोई उनके ऊपर ऐसा ग्रुप मौजूद है, जैसे OH ग्रुप मौजूद है, तो OH तो आपको पता है पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, तो पानी में हल हो सकती है। इस तरह की जो ग्रुप्स मौजूद हों, तो वो उस एरोमेटिक सिस्टम को, एरोमेटिक फ्रैक्शन को पानी के अंदर हल करवा लेते हैं, और इस सॉल्युबिलिटी की वजह से भी जानवर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और वहाँ भी इसलिए कि कार्बन 10 है, यानी 10 कार्बन तक के जो मालिक्यूल है ना, ऑर्गेनिक एरोमेटिक फ्रैक्शन की ऑर्गेनिक मालिक्यूल में 10 कार्बन है या इससे कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन हो जाएंगी तो फिर वो इतना ज़्यादा नॉन पोलर हो जाता है, फिर वो छोटे मोटे जो पोलर ग्रुप लगे भी हों तो तब भी वो उसको डिजॉल्व नहीं करवा पाते, ठीक है। तो इसलिए जितना वो थोड़े कार्बन होगी उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तीसरा नंबर है जी डिटर्जेंट्स का। डिटर्जेंट्स में हम कहते हैं, डिटर्जेंट आप यूज़ करते हैं ये कपड़े वगैरह धोने के लिए और नहाने वगैरह के लिए, साबुन जैसे हो गया, सरफ हो गया, ठीक। अच्छा, अब ये जो डिटर्जेंट्स हैं ये डेंजरस किस तरह है कि हम क्या करते हैं, अमूमन घरों में जो पानी वगैरह यूज़ होता है नहाने के लिए, साबुन ये, तो हम उसको गटर में बहा देते हैं, ऐसे ही जाते हैं गटर में, वहाँ से होता हुआ ये पहुँच जाता है पानी उसके अंदर, नहर में पहुँच जाता है या दरिया में पहुँच जाता है। अब उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो ये होते हैं ना डिटर्जेंट, क्या होते हैं, साल्ट्स होते हैं, सोडियम के, पोटेशियम वगैरह के, अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन मेटल्स, वेरी स्ट्रॉन्ग ये मेटल्स हैं, इन मेटल्स के ये साल्ट्स, देखो। अब वो जो साल्ट्स हैं वो कितनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग मेटल है ना, सोडियम और पोटेशियम,
कि वहाँ पे जो उस नदी में, उस दरिया में, झील में जो पत्थर वगैरह मौजूद होते हैं, और उन पत्थरों के अंदर भी साल्ट्स मौजूद होते हैं मुख्तलिफ मेटल्स के। अब ये क्या करते हैं कि ये उन मेटल्स के साल्ट्स को, उन मेटल्स को अपने साथ कंबाइन करवा के फिर नीचे पानी में ले आते हैं। मतलब उन वो अब जो मेटल्स हैं, वो जैसे ये आखिरी लाइन में लिखा था लेड है, यानी कि मरकरी, ये हैवी मेटल। हैवी मेटल मतलब डेंजरस है। ये अगर हाई कंसंट्रेशन हम लेते हैं तो हम डेथ हो सकती है। तो इंसानों की हो सकती है, तो जानवर जो छोटे छोटे उनके लिए और ज़्यादा खतरनाक है। तो ये चीज़ जो हैवी मेटल्स है, ये आपकी खतरनाक। अब वो क्या करते हैं, डिटर्जेंट क्या करते हैं, वो हैवी मेटल्स को उन चट्टानों पर, पहाड़ों की चट्टानों वगैरह में से निकाल के पानी में हल कर दें। तो हैवी मेटल पानी के अंदर आ गई। अब ये पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करेगा, या जानवर पीने वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये हैवी मेटल्स उनके अंदर चली जाएंगी। हैवी मेटल्स उनके अंदर जाएंगी तो वो फिर डिस्टर्ब करेंगे हेल्थ वगैरह के हवाले से, हेल्थ को ख़राब कर दें। तो इसलिए जो डिटर्जेंट्स हैं, इनका भी कोई ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्ट जो है वो इस तरह पानी में ना फेंके जाए, वरना वो जानवरों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। तो डिटर्जेंट में हमारे पास यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जी, it affects the aquatic life. This water mobilizes the heavy metal. Heavy metal जो है उनको from sediments into water. वाटर के अंदर जो तहें पर बैठी हुई हैं, पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, उनमें से निकाल के पानी में हल कर देते हैं, जो कि डेंजरस हो। चौथा नंबर जी पेस्टिसाइड्स का। पहले हम बताएंगे पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। हम कहते हैं जी पेस्ट जो होते हैं, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, ये फसलें खा जाते हैं ना, उनके पत्ते वगैरह, ये उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो वो फिर जो है ना आगे फिर फसलों के अंदर अगर डेंजरस होंगे तो फिर आगे वो ह्यूमन बींग, एनिमल्स वगैरह जो उनको क्रॉप्स को खाएंगे, उनके लिए भी खतरनाक। तो बहरहाल पेस्टिसाइड्स हार्म तो होते हैं। और एक और बात ये भी है, जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा है कि पेस्ट हार्म क्रॉप्स, क्रॉप्स को तो नुकसान देते देते हैं, लेकिन ये कई डिजीजेस भी आगे ट्रांसमिट करते हैं, डिजीजेस ट्रांसफर करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में भी करते हैं और एनिमल्स में भी करते हैं जो उन पौधों को खाएंगे। तो पहला पॉइंट तब ये करते हैं जी कि पेस्टिसाइड्स होते क्या हैं, कि जो अनवांटेड जो आपके छोटे छोटे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जानवर हैं, अशरात हैं, उनको मारने के लिए जो हम केमिकल दे रहे हैं, उनको पेस्टिसाइड। एक हो गया डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट आ गया इसकी टाइप्स का, वो हमने बात कर ली, बल्कि इधर से देखते जाए। व्हाट आर पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, हो गया जी इनकी डिफरेंट टाइप्स। इंसेक्टिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, फंजीसाइड्स हो गए। फिर आगे ये ह्यूमन बीइंग्स को कैसे डेंजरस हैं या इनके इफेक्ट क्या हैं, या आपके एक्सरसाइज का सवाल भी है कि वाइड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स मेक्स द क्रॉप, सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेट। ये बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, तो एक तो क्रॉप्स जो होती हैं उनको भी कंटेमिनेट कर देता है, जो मट्टी है जिसके अंदर वो फसल है उनको, उसको भी कंटेमिनेट कर देता है, जो वाटर वहाँ उनके साथ टच होके मूव करके जाएगा उसको भी कंटेमिनेट कर देता है। इट causes serious problems for the human beings and animals. Human being एनिमल दोनों के लिए सीरियस प्रॉब्लम काज करता है। क्लोरीनेटेड वाटर इज कार्सिनोजेनिक। ये कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब क्लोरीनेटेड वाटर नहीं। अगर आप पेस्टिसाइड्स जो है वो कोई क्लोरीनेटेड कंपाउंड है, क्लोरीन वाला कंपाउंड है, तो वो अगर क्लोरीन पानी में आ गई तो वो आए, वो कैंसर भी क्रिएट कर सकती है। और सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स काज डिजीनेस। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिकल, क्योंकि ज़्यादातर ये ऑर्गेनिक केमिकल्स ही होते हैं, ये आपके जो इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारे जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मुख्तलिफ जो है वो हाई कंसनट्रेशन में हो तो वो डिजीनेस, चक्कर वगैरह आ सकते हैं। और नर्वस सिस्टम जो है उसको भी वो ख़राब कर सकते हैं, लो कंसनट्रेशन में हो लेकिन ज़्यादा अरसे तक पिए जाए तो। देखो, और लास्ट में भी तो इससे नेक्स्ट हमारा पॉइंट था इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट का। अच्छा, इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट से मुराद, जैसे नाम से ही आपको पता चल गया कि इंडस्ट्रीज जो वेस्ट निकालती हैं। आज जुमा है, बस ये 1 मिनट और दे दें, बस ये मैं
आपको करना टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा, कल फिर इसके क्वेश्चन वगैरह देंगे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो एफ्लुएंट्स है ना, इंडस्ट्रीज में से जो वेस्ट निकल रहा है, वेस्ट मटेरियल निकल रहा होता है, उसको हम नाम देते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब उसमें आपको पता है कई केमिकल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की नेचर पे डिपेंड करता है, जैसे वो ऑयल की इंडस्ट्री है, वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, वो लेदर की इंडस्ट्री है, वो पेपर की इंडस्ट्री है, जो भी है, तो इंडस्ट्री पे डिपेंड करते हुए हर इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होते हैं। अब वो क्या करते हैं, या तो ये वेस्ट मटेरियल गैसेस की शक्ल में हवा में फेंक देते हैं जो एयर पोल्यूशन काज करते हैं, या जो लिक्विड की फॉर्म है या सॉलिड की फॉर्म में उनको वो डायरेक्ट पानी में बहा देते हैं। ठीक हो गया, पानी में बहाने के बाद सरफेस पे रखें तो लोग आएंगे ये क्या इधर इसको टिकाने लगाएंगे, तो पानी के जो नीचे चला गया वो किसको नजर आता है। ठीक है, तो लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है कि वो जब केमिकल्स वगैरह कोई तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ख़तरनाक है, जो डायरेक्ट खुद ही एक्शन शो कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे जो हाई कंसनट्रेशन में जाके इफेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे जो हैवी मेटल्स वगैरह खुद से लेके आ रहे होते हैं, और कई ऐसे हैं जो भी जब पानी में जाएंगे तो पानी के अंदर जो हैवी मेटल्स कहीं जमी जुमी हुई है तो उनको भी उखाड़ के पानी में हल करवा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर जब वो प्लांट्स वगैरह लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए खतरनाक हो। तो इसी को समराइज कीजिए, गैसेज आर थ्रोन इनटू एयर काजिंग एयर पोल्यूशन, लिक्विड्स जो है वो थ्रोन वाटर काजिंग वाटर पोल्यूशन, केमिकल्स इंक्लूड टॉक्सिक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हेवी मेटल जो डिजीजेस वगैरह किडनी की वगैरह जैसे कॉज कर। इसमें आपके नोट्स में शॉर्टकट्स हैं, ये थोड़े कम लिखे, इसमें मिसिंग है, ये मैं रिपीट करूँगा मुकम्मल करके फिर आपको अपलोड कर दूँगा। जब मुकम्मल हो जाएगा ना तो फिर इसका जो रिवाइज होगा ना वो मैं कर दूँगा। लास्ट है जी लेदर टेनरीज। लेदर टैनिंग की अभी हमने बात कर ली कि वो क्रोमियम को यूज़ करते हैं कि चमड़े की तय उतारने के लिए, तो वो फिर क्रोमियम 6 से वो 3 में बदल जाता है। 3 इतना डेंजरस नहीं है लेकिन 6 वाला ज़्यादा डेंजरस है। अब वो जब उनका वेस्ट मटीरियल आके पानी वगैरह में फेंक देते हैं तो 6 से वो कैंसर क्रिएट करता है, ये वो कर देता है। ये एमसीक्यू भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, कैंसर की क्रोमियम 6 से वो कैंसर काज करता है। ठीक हो गई, ये लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने बनाया हुआ है जी कि डिफरेंट वेज, तो उसमें ये सारे पढ़, लेकिन आगे शॉर्ट क्वेश्चन लिख के जो ऊपर डिस्कस किए उतनी भी देख लेते हैं। एमसीक्यू भी इसके दो हैं जी। पहला फंजीसाइड्स आर द पेस्टिसाइड्स। अच्छा, फंजीसाइड्स आर द पेस्टिसाइड्स व्हिच कंट्रोल द फंजाई ग्रोथ ऑफ फंगस आ जाएगा ना, ये ऑप्शन है। The main pollutant of leather tanneries in the wastewater is due to the salt, और leather tanneries use dash salt, क्रोमियम 6 के साल्ट यूज करते हैं ना जो फिर क्रोमियम 3 में बदल जाता है। पर ये दो एमसीक्यूज है, बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज लगा के लिखा हुआ जी, आपने ज़रूर करना है, इंपॉर्टेंट भी है। ऑयल स्पिलेज वाला शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका ये पेस्टिसाइड्स वाला आ गया, फिर ये टेक्स्ट एक्सरसाइज जिसके आगे लिखा हुआ ये ज़रूर करना है आप। बाकी भी करें, बाकी भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें ना, लेकिन ये जो है आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में ज़्यादा